डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अति संयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है ये कार्ब केटाइन पर किस तरीके से वर्क करता है और कार्ब केटाइन को किस तरीके से स्टेबल बनाता है। आज के इस वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर यह प्रभाव मुक्त मूलकों में समझेंगे। मुक्त मूलकों का स्थायित्व अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के माध्यम से हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 ये हमारे पास एक एथिल मुक्त मूलक है। इसको बोलते हैं एथिल मुक्त मूलक इंग्लिश में इसे एथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। एथाइल फ्री रेडिकल सीन हियर। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस CH3 वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, जबकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये कार्बन अनस्टेबल है, यानी कि ये जो पूरी स्पीसीज है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्लियर? क्योंकि इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इस वक्त इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। इसका जो वैलेंसी सेल है उसके अंदर केवल 7 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब देखते हैं ये अपना ऑक्टेट किस तरीके से कंप्लीट करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से खोल के बनाएं, ओपन स्ट्रक्चर इसका ये आपके सामने है, H और ये H, ये है आपके फ्री रेडिकल कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट में यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है इसको बोलेंगे आप अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन है जिसके ऊपर एक डॉट लगा होता है इसका नियरेस्ट कार्बन यानी कि जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है सभी को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। चलो अब यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्टनर से जो इलेक्ट्रॉनों के कारण बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड में से कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें यहाँ पर केवल कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन करता है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये बॉन्ड ऑलरेडी था और ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है जिसने अपन ने कहा है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला आ गया आपका रेड कलर वाला और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है ये वाला। अब इस हाइड्रोजन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस हाइड्रोजन की इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो यह हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के फ्री हो गया। क्लियर? लेकिन हमारा जो स्पीसीज है ये एथिल फ्री रेडिकल है
वो अब एथाइन में चेंज हो गया, मतलब एथीन में चेंज हो गया, ये एथीन बन गया और ये स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। क्लियर? जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना है, ये स्पीसीज अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्लियर हुआ? यानी कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, ये फर्स्ट। अब देखो इस हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी इस तरीके से है, अब इस वाले हाइड्रोजन के कारण भी स्टेबिलिटी वैसे ही होगी और नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डबल बॉन्ड है और ये CH स्ट्रक्चर नंबर 2। तीसरे नंबर की जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन थे, एक एक करके तीनों इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देगी और ये HCH। अब इस वाले को मुक्त कर दीजिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड C और H2। इस प्रकार से 3 यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो सीन वही पहले वाला ही रहा। स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सीधे ही समानुपाती होंगे। या स्टेबिलिटी की बात करें तो यह हाइपर कॉन्जुगेटेड अति संयुग्मित संरचनाओं की संख्या के समानुपाती होगी। क्लियर है? तो फ्री रेडिकल्स का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्याएं आपको काउंट करनी है, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम देख लें। आइडेंटिफाई करना कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैथिल मुक्त मूलक है और ये आपको दिया है एथिल मुक्त मूलक है और एक दिया है आपको, और एक ये दिया है, ये 3 मुक्त मूलक है। इनमें से इसको प्राइमरी मुक्त मूलक बोलेंगे, इसे सेकेंडरी बोलेंगे और इसे टर्सरी बोलेंगे। और ये जो मुक्त मूलक है इसको बोलते हैं मैथिल मुक्त मूलक, यानी कि मैथाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर इसका आपसे स्टेबिलिटी का सही क्रम पूछेगा, इनके बारे में आपको बताना है। स्थायित्व का बढ़ता क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन आपको गिवन है 3 डिग्री का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, 2 डिग्री की कम होगी, 1 डिग्री की कम होगी और मैथिल मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर बी, मैथिल मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी कम होगी, 1 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की कम ज्यादा होगी और 3 डिग्री मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपको दिया है 3 डिग्री की ज्यादा है, 2 डिग्री की कम है और मैथिल मुक्त मूलक की कम है और 1 डिग्री की सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर है बताइए। तो आपका आंसर है कुछ इस तरीके का होगा। 3 डिग्री के अंदर है 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो 9 बने। क्लियर है? 9 स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगे। 2 डिग्री मुक्त मूलक के अंदर देखें
तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर बनेंगे और इसके अंदर केवल 3 ही स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि 3 ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है स्थायित्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुआ, 2 डिग्री का कम हुआ और 1 डिग्री का सबसे कम होगा और मिथाइल का सबसे ही कम होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन आपको ये क्रम का यहाँ पर ध्यान रखना है, बढ़ता क्रम। तो क्रम हमेशा इस डायरेक्शन में देखें, बाएं से दाएं देखा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कुछ फ्री रेडिकल्स दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल CH3 CH CH3 एंड यहाँ पर है CH2 Br, ये आपका फ्री रेडिकल है। और नेक्स्ट है आपके सामने CH3 C Cl Cl एंड CH और यहाँ पर लगा देते हैं अपन CH2 फ्री रेडिकल। इसमें सर्वाधिक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है, ये हमसे पूछा गया है। तो वही सिस्टम अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये रहा आपका फ्री रेडिकल, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन ये रहा, इसके पास वाला ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। यहाँ पर देखें तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा कार्बन 0 है। यहाँ पर ये रहा अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या 2 है। यही है ना, इसका नहीं देखना है, केवल इसी को देखना है, नियरेस्ट। यहाँ पर अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये तीनों के तीनों अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, इसको बीटा बोलते हैं, तो बीटा को हमें नहीं देखना होता है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आई होप आपके आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर आपका होगा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा आपका मैक्सिमम स्टेबल। यहाँ पर 8 हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचनाएं बनी। क्लियर है, ये थे मुक्त मूलकों के स्थायित्व का कंसेप्ट विद हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। एल्कीनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। हमारा है नेक्स्ट है एल्कीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीनों में अतिसंयुग्मन 11th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। देखो एग्जांपल देखते हैं, H और ये H, CH
डबल बॉन्ड CH। यह हमारे पास एक एल्कीन है और इसका नाम अगर देखा जाए तो 1 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन इसका नाम। तो नामकरण की जो क्लास होगी उसके अंदर सिखाए जाएंगे आपको। अभी इसका नाम ध्यान रखिए 1 प्रोपीन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिस्टम वही रहेगा जो पहले था। देखो ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इनको तो आप गोले में बंद कर दीजिए और डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी नियरेस्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बनों से जो भी नियरेस्ट कार्बन जुड़ा हुआ है ये रहा नियरेस्ट, एक ही है। इधर भी हो सकता था, उधर भी, उधर भी, इधर भी हो सकते थे। वो सब चीजें आपको देखनी चाहिए। तो हमारे पास केवल अभी एक ही यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। क्लियर? अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये रही 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये रहा आपका CH आबंध और ये रहा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर होता क्या है, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसको मैं रेड कलर से बनाने का प्रयास कर रहा हूं और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसको ब्लैक डॉट से शो किया जा रहा है। ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटेड होने का प्रयास करता है और वैसे भी मैथिल जो ग्रुप होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलने का प्रयास करता है। +I प्रभाव यहाँ पर शो होता है। क्लियर हुआ? अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे बढ़ता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मोमेंटम होते हैं और ये आगे इस कार्बन के पास है चले जाते हैं। बस इतना सा करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मोमेंट करो और यहाँ से कार्बन के साथ कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाओ और इस हाइड्रोजन को यहाँ से बिल्कुल आप मुक्त कर दीजिए। स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हाइड्रोजन है, क्या हो गए हाइड्रोजन, बताओ किस तरीके से जाएगी हाइड्रोजन यहाँ से। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता था, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ यहाँ पर आता है तभी बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन न्यू पाई सिस्टम में कन्वर्ट होने जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छोड़ के हाइड्रोजन जा रही है। क्लियर हुआ? और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा डबल। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस वाले कार्बन पर CH है और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट कर चुके हैं और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वैसा ही सिस्टम है जैसा कि आपके अनुनाद में होता है, रेजोनेंस में होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सिस्टम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुके हैं। कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो इसकी वजह से, दूसरा इसकी वजह से और तीसरा इसकी वजह से बनेगा। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर H+, ये वाली रिमूव होगी, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बन गई आपकी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सेकंड। थर्ड स्ट्रक्चर में ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी H पॉजिटिव के रूप में और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी सीन कुछ इस तरीके का ही होगा। स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको वही अल्फा हाइड्रोजन देखना है। क्लियर है? सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस बॉन्डिंग का सिस्टम और पाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहा।
तो स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतने ही ज्यादा बनते जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही बार ये टूट टूट के कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे ना स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? अब जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर लगा देते हैं Br और यहाँ पर लगा देते हैं H। नेक्स्ट है CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH3 Br और यह H, CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड CH3 और ये हो गया। आपसे पूछेगा कि इन तीन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कीजिए। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी जुड़ा होता है या डबल बॉन्डेड का जो नियरेस्ट कार्बन होता है वही अल्फा कार्बन होता है। जैसा कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नियरेस्ट कार्बन है ये रहा। यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये रहा डबल बॉन्डेड अल्फा 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 और अल्फा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा सही आंसर कौन सा है। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 12 अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसके अंदर 12 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और उसी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्लियर है? ये आपका मोर स्टेबल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक एक जगह और आ जाता है। वो ये है कि अगर हम देखें कि किसी अल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन के नंबर अगर इक्वल है तो फिर वहां पर थोड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। देखो इधर है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H और ये H, यह आपको दी गई है 2 ब्यूटेन। इसको बोलते हैं cis 2 ब्यूटेन। समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस समावेवी होते हैं, तो समावेवियों के अंदर तो हाइड्रोजन बराबर होंगी। तो ये CH3 और ये CH3, देखो इन दोनों स्ट्रक्चरों को ध्यान से देखिए, ये भी 2 ब्यूटीन है, वो भी 2 ब्यूटीन, लेकिन इसका नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों, ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन, अब अल्फा कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये रहा। और अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 3 6, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछेगा कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो देखो अल्फा हाइड्रोजन वाले जो ग्रुप है ये एक सेम प्लेन के अंदर है, एक सेमी डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि हम कहें
कि ये जो दोनों ग्रुप है इनके बीच रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, मोर होगा। क्लियर? यहाँ पर रिपल्सन की बात करें तो इसके अंदर लॉजिक ये रहता है कि रिपल्सन लेस होगा इसके कंपेयर। ठीक है, रिपल्सन अगर यहाँ पर लेस होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इनमें स्टेबिलिटी लेस है। यहाँ पर रिपल्सन कम है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये आपको लॉजिक से करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सी स्मॉल। इसका रिजल्ट है। आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की थ्योरी को समझ लिया और इसके क्वेश्चंस को भी हमने जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद। Thank you so much for watching this video. Like and subscribe जरूर कीजिए।